24 दिसंबर साल 1999 की बात है। काठमांडू से इंडियन एयरलाइंस का प्लेन IC814 उड़ान भरता है। ये एक नॉर्मल पैसेंजर फ्लाइट थी जो लगभग 2 घंटे में अपनी फाइनल डेस्टिनेशन दिल्ली पहुंचने वाली थी। फ्लाइट के अंदर क्रू मेंबर्स और पैसेंजर्स दोनों को ही बिल्कुल खबर नहीं थी कि उनके लिए ये सफ़र नॉर्मल नहीं रहने वाला। जैसे ही प्लेन ने उड़ान भरी, कुछ ही देर में 5 टेररिस्ट प्लेन को हाईजैक कर लेते हैं। इन टेररिस्ट की पहले और सबसे बड़ी डिमांड होती है कि प्लेन को पाकिस्तान के लाहौर में लैंड करवाया जाए। अब जब हाईजैकिंग होती है तो सबसे पहला रिएक्शन कॉकपिट के अंदर होता है। टेररिस्ट सीधा कॉकपिट पर कब्जा कर लेते हैं और इंडियन गवर्नमेंट से $200 मिलियन की डिमांड करते हैं और साथ ही डिमांड करते हैं कुछ आतंकवादियों को जेल से रिलीज करने के लिए। अगले 7 दिनों तक पूरा देश विदेश इस हाईजैकिंग की घटना को विटनेस करता है। एक ऐसी हाईजैकिंग जो इंडिया की सबसे बड़ी और आखिरी हाईजैकिंग थी। जी हाँ दोस्तों, फॉर्चुनेटली इसके बाद इंडिया में कभी कोई और प्लेन हाईजैकिंग नहीं हुई। आइए जानते हैं इस इंसिडेंट को डिटेल में। काठमांडू से दिल्ली आ रहे इंडियन एयरलाइंस के विमान का आज अपहरण कर लिया गया है। We were blindfolded, we all of us with our heads down. पैसेंजर है, उनकी सेफ्टी हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी। We have evidence to show that hijackers were encouraged by Pakistan. काठमांडू से जब फ्लाइट टेक ऑफ करती है, उसके तुरंत बाद अभी पैसेंजर्स रिलैक्स कर रहे होते हैं और क्रू मेंबर्स फूड सर्व करते हैं कि 4 हाईजैकर्स उसी टाइम खड़े होकर प्लेन को हाईजैक कर लेते हैं। पायलट को बताया गया कि फ्लाइट हाईजैक हो चुकी है। लगभग 5 बजे दिल्ली एयर ट्रैफिक कंट्रोल को सिचुएशन की जानकारी दी जाती है। हाईजैकर्स ने फ्लाइट के कैप्टन देवी शरण को ऑर्डर दिया कि प्लेन को वेस्ट की तरफ पाकिस्तान एयर स्पेस की डायरेक्शन में ले जाया जाए। इस पूरे इंसिडेंट के दौरान इंडियन गवर्नमेंट का क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप, जिसे CMG कहा जाता है, जिसका लीडरशिप यूनियन सेक्रेटरी प्रभात कुमार कर रहे थे, तुरंत कन्वीन नहीं किया गया। सबसे शॉकिंग बात यह है कि हाईजैकिंग की इंफॉर्मेशन उस वक्त इंटेलिजेंस ब्यूरो और रॉ जैसे इंपॉर्टेंट एजेंसीज तक भी नहीं पहुंचाई गई। उस समय के प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी ट्रैवल पर थे। उन्हें हाईजैकिंग के बारे में तब जानकारी मिली जब वो दिल्ली में लैंड किए। लैंडिंग के तुरंत बाद उन्होंने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई ताकि सिचुएशन को हैंडल किया जा सके। इसी बीच फ्लाइट के अंदर सिचुएशन और भी ज़्यादा टेंस हो चुकी थी। हाईजैकर्स ने क्रू को ऑर्डर दिया कि जो खाना सर्व किया था उसे वापस लिया जाए। फिर उन्होंने मेल पैसेंजर्स, वुमेन पैसेंजर्स और चिल्ड्रन को अलग कर दिया। कई पैसेंजर्स के आंखों पर पट्टी बांध दी गई और उन्हें धमकी दी गई कि अगर उन्होंने कोऑपरेट नहीं किया तो एक्सप्लोसिव का भी यूज़ किया जा सकता है। फ्लाइट के अंदर डर और पैनिक का माहौल था और हर पल सिचुएशन और भी ज़्यादा खतरनाक होती जा रही थी। शाम के लगभग 6 बजे कैप्टन शरण ने इंडियन ATC को रेडियो मैसेज भेजा। उन्होंने बताया कि प्लेन में सिर्फ 1 घंटे का ही फ्यूल बचा है और पाकिस्तानी ATC ने लाहौर में लैंडिंग्स की परमिशन देने से मना कर दिया है। कैप्टन ने ATC से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट की पाकिस्तान से बात करने के लिए, क्योंकि हाईजैकर्स किसी भी हाल में इंडिया में लैंडिंग नहीं चाहते थे। उन्होंने ये भी वार्निंग दी थी कि अगर उनकी डिमांड्स पूरी नहीं हुई तो 10 हॉस्टेजेस को मार दिया जाएगा। लेकिन 6:30 बजे पाकिस्तान में इंडियन हाई कमीशन ने ऑफिशियली लैंडिंग की परमिशन मांगी और ये एक रिक्वेस्ट भी डिनाई कर दी गई पाकिस्तान गवर्नमेंट द्वारा। इसी बीच 6:25 क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप ने NSG को अलर्ट किया और बोला कि एक पॉसिबल रेस्क्यू मिशन के लिए रेडी रहें। फ्यूल ऑलमोस्ट ख़त्म होने की वजह से हाईजैकर्स को मजबूरन कैप्टन को अमृतसर एयरपोर्ट पर लैंडिंग की परमिशन देनी पड़ी। 6:44 फ्लाइट ने अमृतसर की तरफ डिसेंट शुरू की और ATC के थ्रू CMG को इसकी इंफॉर्मेशन दे दी गई। हैरानी की बात यह थी कि बाद में होम मिनिस्टर LK अडवाणी और पंजाब के DGP सरबजीत सिंह ने कहा कि उन्हें हाईजैकिंग की खबर TV न्यूज़ से पता चली, ना कि CMG के थ्रू। ऑफिशियल गाइडलाइंस के मुताबिक DGP सिंह ने अमृतसर रेंज के IG को चार्ज लेने को कहा, लेकिन वो ऑफिसर लीव पर थे, इसलिए JP बिरदी, जो पहले ये पोस्ट संभालते थे, उन्हें सिचुएशन हैंडल करने के लिए भेज दिया गया। 7:10 NSG की टीम अमृतसर के लिए टेक ऑफ करने के लिए रेडी थी, लेकिन गवर्नमेंट नेगोशिएटर्स टाइम पर नहीं पहुंच पाए। इस वजह से NSG को वेट करना पड़ा। जैसे ही प्लेन अमृतसर लैंड हुआ, कैप्टन शरण ने तुरंत रीफ्यूलिंग की डिमांड की
लेकिन हाईजैकर्स ने लोकल पुलिस से बात करने के लिए बिल्कुल इनकार कर दिया। डीले की वजह से हाईजैकर्स और भी एग्रेसिव होने लग गए। बाद में आई विटनेसेस ने बताया कि गुस्से में आकर हाईजैकर्स ने सतनाम सिंह और रूपिन कटियाल पर नाइफ से हमला कर दिया। कैप्टन शरण ने एटीसी से 4 बार कांटेक्ट किया और बताया कि हाईजैकर्स के पास राइफल्स हैं और वो हॉस्टेजेस को मारना शुरू कर चुके हैं। उन्होंने बार बार रिक्वेस्ट की कि प्लेन को जल्दी से जल्दी रिफ्यूल किया जाए ताकि किसी की जान ना जाए। बाद में कैप्टन शरण ने कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि इंडियन गवर्नमेंट की मदद से ये नाइटमेयर से वो निकल सकते हैं और प्लेन को दोबारा टेक ऑफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप ने अथॉरिटीज को क्लियर इंस्ट्रक्शंस दी, प्लेन को किसी भी हाल में इमोबिलाइज करना है। पंजाब पुलिस के आर्म्ड पर्सनल को रनवे पर पोजीशन में लगा दिया गया, लेकिन सिचुएशन और भी कंफ्यूजिंग थी। प्लेन के इंजन्स चालू थे और एयरक्राफ्ट रनवे पर ही खड़ा था। कुछ देर बाद एक रीफ्यूलिंग ट्रक भेजा गया जो प्लेन के साइड में पार्क कर दिया गया। जैसे ही एयरक्राफ्ट थोड़ा सा मूव हुआ, ऑर्डर्स आए कि प्लेन को टेक ऑफ से रोका जाए। ट्रक को आगे लाने की कोशिश हुई और वो सिर्फ कुछ ही फीट प्लेन से टकराने से बच गया। बाद में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ब्रजेश मिश्रा ने खुलासा किया कि गवर्नमेंट का प्लान था कि ट्रक के अंदर एक स्नाइपर छुपा हो जो जरूरत पड़ने पर प्लेन को डिसेबल कर सके। लेकिन इसी मूव ने हाईजैकर्स को अलर्ट कर दिया। उन्हें लगा कि रीफ्यूलिंग सिर्फ एक बहाना है और गवर्नमेंट उन्हें यहीं फंसाने वाली है। हाईजैकर्स ने तुरंत कैप्टन शरण को ऑर्डर दिया, अभी टेक ऑफ करो। प्लेन ने फ्यूल टैंकर को बेयरली मिस किया और रनवे से तेज रफ्तार में आगे बढ़ गया। बाद में आई विटनेसेस ने बताया कि 5 पैसेंजर्स को फ्रंट सीट पर बिठाकर उनके हाथ बांध दिए गए थे। हाईजैकर्स ने धमकी दी, अगर प्लेन तुरंत नहीं उड़ाया गया तो हॉस्टेजेस को मार दिया जाए। कैप्टन शरण ने बाद में कहा कि उस पल उनके लिए सिर्फ एक ही चॉइस थी, या तो टेक ऑफ या फिर और मासूम लोगों की हत्या। बिना किसी ऑफिशियल क्लियरेंस के शाम 7:47 बजे प्लेन ने अमृतसर एयरपोर्ट छोड़ दिया। कैप्टन ने एटीसी को मैसेज दिया, वी आर ऑल डाइंग। जब एयरक्राफ्ट लाहौर के करीब पहुंचा, फिर से लैंडिंग की रिक्वेस्ट की गई, लेकिन पाकिस्तानी एटीसी ने मना कर दिया। लाहौर एयरपोर्ट के सारे लाइट्स और नेविगेशनल एड्स बंद कर दिए गए ताकि प्लेन लैंड ना कर सके। अमृतसर में रीफ्यूलिंग नहीं हुई थी, इसलिए प्लेन का फ्यूल खत्म होने के करीब था। कैप्टन शरण ने वार्निंग दी कि अगर परमिशन नहीं मिली तो वो क्रैश लैंडिंग करने पर मजबूर होंगे। एक मोमेंट पर कैप्टन ने हाईवे को रनवे समझकर अप्रोच की, तब पाकिस्तानी एटीसी ने अचानक लाइट्स ऑन कर दी और लैंडिंग की परमिशन दे दी। लगभग 8 बजे प्लेन ने लाहौर पर लैंडिंग की। जैसे ही इंडिया को पता चला, इंडियन हाई कमिश्नर जी पार्थसारथी को इस्लामाबाद से लाहौर भेजने के अरेंजमेंट शुरू हो गए। इंडिया ने पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की कि प्लेन को लाहौर से आगे ना जाने दिया जाए। रनवे लाइट्स फिर से बंद कर दी गई और पाकिस्तानी फोर्सेस ने एयरक्राफ्ट को घेर लिया। कैप्टन शरण के मुताबिक हाईजैकर्स कुछ वुमेन और चिल्ड्रन को छोड़ना चाहते थे, लेकिन पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ ने परमिशन नहीं दी। इंडियन हाई कमिश्नर ने बाद में कहा था कि उन्होंने बार बार रिक्वेस्ट की कि प्लेन को टेक ऑफ से रोका जाए, लेकिन उनकी बात सुनी नहीं गई। ट्रांसपोर्ट इश्यूज की वजह से उनका अराइवल भी डिले हो गया। जब तक वो एयरपोर्ट पहुंचे, प्लेन को रीफ्यूल कर दिया गया था और हाईजैकर्स को आगे जाने की परमिशन भी दे चुके थे। रात के लगभग 10:30 बजे प्लेन ने लाहौर से टेक ऑफ कर लिया। इंडिया ने पाकिस्तान से कांटेक्ट करके ये कंफर्म करना चाहा कि क्या पैसेंजर्स को मारा गया है, लेकिन पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ की तरफ से कोई जवाब नहीं आया और यहीं से हाईजैक फ्लाइट का सफ़र एक और बार अंधेरे और खतरनाक मोड़ की तरफ बढ़ने लगा। लाहौर से टेक ऑफ के बाद हाईजैकर्स ने क्रू को ऑर्डर दिया कि प्लेन का कोर्स काबुल की तरफ सेट किया जाए, लेकिन कैप्टन शरण ने बताया कि उस वक्त काबुल एयरपोर्ट पर नाइट लैंडिंग की फैसिलिटी नहीं थी, इसलिए वहां लैंडिंग पॉसिबल नहीं थी। जैसे जैसे प्लेन वेस्ट की तरफ बढ़ता गया, गल्फ के कई देशों ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया ताकि हाईजैक्ड एयरक्राफ्ट उनके देशों में लैंड न कर सके। काफ़ी देर तक भटकते रहने के बाद आखिरकार प्लेन को दुबई के अल मिन्हाद एयरबेस पर लैंडिंग की परमिशन मिली। अगली सुबह लगभग 1:32 एयरक्राफ्ट ने वहां टच डाउन किया।
दुबई में एमिरेट अथॉरिटीज और हाईजैकर्स के बीच नेगोशिएशंस हुई। डील के तहत प्लेन को रिफ्यूल करने के बदले 27 पैसेंजर्स को रिलीज कर दिया गया। इसी दौरान 25 साल के रुपिन कटियाल की बॉडी, जिन्हें अमृतसर में हाईजैकर्स ने चाकू मार के मार दिया गया था, उसे भी एयरक्राफ्ट से उतार दिया गया। रिलीज होने वाले पैसेंजर्स में सतनाम सिंह भी थे, जिन पर भी अमृतसर में हमला हुआ था। इन सब को और कटियाल की बॉडी को 25 दिसंबर को एक स्पेशल रिलीफ प्लेन से इंडिया भेज दिया गया। दुबई में रुकने के दौरान इंडियन अथॉरिटीज चाहते थे कि इंडियन फोर्सेस रेस्क्यू ऑपरेशन कंडक्ट करें, लेकिन एमिरेट अथॉरिटीज ने परमिशन देने से इनकार कर दिया। अथॉरिटीज ने टाइम गेन करने के लिए केटरिंग ट्रक्स भेजे ताकि प्लेन के डिपार्चर को डिले कर दिया जाए, लेकिन हाईजैकर्स ने फिर से प्रेशर बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने कैप्टन शरण को तुरंत टेक ऑफ करने का ऑर्डर दिया। प्लेन ने बैरली रनवे छोड़ा, सिर्फ कुछ ही पलों का फर्क था। बाद में कैप्टन शरण ने बताया कि वो चाहते तो प्लेन को क्रैश करके टेक ऑफ रोक सकते थे, लेकिन एयरक्राफ्ट पूरा फ्यूल से भरा हुआ था, जिससे आग लगने का बहुत ही बड़ा रिस्क था। और सबसे बड़ी बात, बिना अथॉरिटीज की क्लियर परमिशन के वो ऐसा डिसीजन नहीं ले सकते थे। आखिरकार सुबह 6:20 हाईजैक्ड एयरक्राफ्ट ने दुबई से टेक ऑफ किया और इसके साथ ही फ्लाइट का सफ़र एक बार फिर अनजानी और खौफनाक मंजिल की तरफ बढ़ गया। सुबह 8:30 बजे एयरक्राफ्ट ने अफगानिस्तान के कांधार एयरपोर्ट पर लैंडिंग की। उस वक्त कांधार तालिबान के कंट्रोल में था। प्लेन के लैंड करते ही इंडिया के लिए एक नई मुश्किल खड़ी हो गई। हाईजैकर से बात करने के लिए इंडिया को तालिबान अथॉरिटीज के थ्रू नेगोशिएट करना पड़ रहा था, जबकि इंडिया का तालिबान से पहले कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं था, क्योंकि इंडिया तालिबान रजीम को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं करता था। इसलिए इस्लामाबाद में इंडियन हाई कमीशन के एक ऑफिशियल को कांधार भेजा गया और यूनाइटेड नेशंस के नेगोशिएटर भी मदद के लिए आए। जब इंडियन अथॉरिटीज़ ने देखा कि आर्म्ड तालिबान फाइटर्स ने एयरक्राफ्ट को घेर लिया है, तो उन्हें तालिबान के इंटेंशंस पर शक हुआ कि ये सिक्योरिटी हाईजैकर्स को पैसेंजर्स को नुकसान पहुंचाने से रोकने के लिए है, लेकिन मिलिट्री एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इसका असली मकसद किसी भी इंडियन मिलिट्री ऑपरेशंस को रोकना था। 25 और 26 दिसंबर के दौरान इंडिया के अंदर ही स्ट्रैटेजी पर डिस्कशंस होती हैं, जबकि पैसेंजर्स अभी भी प्लेन के अंदर ही थे। ठंड बढ़ने लगी थी, इसलिए प्लेन के इंजन्स लगातार चालू रखे गए थे ताकि लाइटनिंग और हीट मिल सके। पैसेंजर्स ने बाद में बताया कि उनको ठीक से खाना भी नहीं मिल पा रहा था, पानी और वॉशरूम का एक्सेस भी लिमिटेड था। हाईजैकर्स एयरक्राफ्ट के पीए सिस्टम का यूज़ करके अपनी बातें और प्रोपेगेंडा बोल रहे थे। इस बीच होम मिनिस्टर एलके अडवाणी किसी भी टेररिस्ट को छोड़ने के खिलाफ थे, क्योंकि इससे गवर्नमेंट की इमेज पर असर पड़ता। वहीं एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जसवंत सिंह नेगोशिएशन के फेवर में थे। 27 दिसंबर को इंडिया ने एक ऑफिशियल नेगोशिएटिंग टीम कांधार भेजी, जिसका लीडरशिप विवेक कच्चू कर रहे थे, और टीम में अजीत डोवाल और सीडी सहाय भी थे। नेगोशिएटर्स ने देखा कि तालिबान ने प्लेन को पूरी तरह से घेर रखा था। बातचीत आगे नहीं बढ़ पा रही थी, क्योंकि तालिबान ना तो इंडियन स्पेशल फोर्सेस को कॉवर्ट ऑपरेशन की परमिशन दे रहा था और ना ही खुद कोई एक्शन लेने को तैयार था। किसी भी मिलिट्री मूव को रोकने के लिए तालिबान ने बाद में मिलिट्री टैंक्स भी एयरक्राफ्ट के पास लगा दिए। अजीत डोवाल ने बाद में कहा कि कांधार में हाईजैकर्स को आईएसआई का सपोर्ट मिल रहा था और इसी वजह से हाईजैकर्स पर प्रेशर का कोई असर नहीं हो रहा था। उनके मुताबिक अगर आईएसआई का सपोर्ट ना होता तो हाईजैकिंग का सिचुएशन बहुत ही पहले रिजॉल्व कर दिया जाता। 27 दिसंबर को ही तालिबान के एक ऑफिशियल ने लोकल न्यूज़पेपर को कहा कि हाईजैकर्स या तो अफगानिस्तान छोड़ दें या अपने वेपन्स सरेंडर कर दें। इंडियन ऑफिशियल्स ने इस स्टेटमेंट को इस तरह समझा कि अगर हाईजैकर्स सरेंडर करते हैं तो तालिबान उन्हें अरेस्ट करके बातचीत करेगा। इसी दिन हाईजैकर्स ने अपनी डिमांड सामने रखी। सबसे पहली डिमांड थी कि मसूद अजहर को रिलीज़ किया जाए, जो उस वक्त इंडियन जेल में बंद था। उन्होंने ऑफ़र दिया कि इसके बदले कुछ इंडियन और फॉरेन पैसेंजर्स को छोड़ दिया जाएगा। इंडिया ने ये ऑफ़र रिजेक्ट कर दिया। गवर्नमेंट का कहना था कि जब तक हाईजैकिंग पूरी तरह ख़त्म नहीं होती तब तक कोई भी डील नहीं होगी।
बाद में हाईजैकर्स ने 3 फाइनल डिमांड्स रखी: 36 प्रिजनर्स को रिलीज, HUM के फाउंडर सज्जाद अफगानी का बॉडी और $200 मिलियन कैश। आखिरकार नेगोशिएशंस के बाद डिमांड सिर्फ 3 प्रिजनर्स तक लिमिटेड हो गई: मसूद अजहर, उमार शेख और मुश्ताक जरकर। तीनों प्रिजनर्स को रिलीज करके कांधार भेज दिया गया। इसके बाद हाईजैकर्स ने सब हॉस्टेजेस को प्लेन से उतरने दिया और अपने वेपन्स तालिबान को सरेंडर कर दिए। इंडिया ने तालिबान को क्लियरली कहा कि हाईजैकर्स पर एक्शन लिया जाए, लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। तालिबान ने ना हाईजैकर्स को अरेस्ट किया, ना ही रिलीज प्रिजनर्स को रोका। उन्हें 10 घंटे का टाइम दिया गया और फिर तालिबान ने खुद ही उन्हें अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर तक छोड़ दिया और यही इस हाईजैकिंग का सबसे कंट्रोवर्शियल और दर्दनाक चैप्टर खत्म हुआ। इंसिडेंट के बाद इंडियन एयरलाइंस ने काठमांडू के लिए सारी फ्लाइट सस्पेंड कर दी। कुछ टाइम तक नेपाल रूट बिल्कुल बंद रहा। लगभग 5 महीने बाद 1 जून 2000 को इंडियन एयरलाइंस ने काठमांडू सर्विसेज फिर से शुरू की और वो भी उसी फ्लाइट नंबर के साथ। इस बार नेपाल ने इंडिया को अश्योरेंस दिया कि काठमांडू एयरपोर्ट पर फुल सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी। इस एग्रीमेंट के तहत एयरपोर्ट पर एक एक्स्ट्रा एक्सरे मशीन लगाई गई और पैसेंजर्स की फाइनल स्क्रीनिंग इंडियन सिक्योरिटी पर्सनल ने की। जनवरी 2000 में इंडियन एयरपोर्ट्स की सिक्योरिटी का जिम्मा CISF यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स को दे दिया गया। ये एक बड़ा और परमानेंट चेंज था जो कि हाईजैकिंग के बाद इम्प्लीमेंट हुआ। जो एयरक्राफ्ट हाईजैक हुआ था उसे बाद में इंडियन एयरलाइंस को वापस दे दिया गया। कुछ साल सर्विस में रहने के बाद उसे दिसंबर 2003 में स्क्रैप कर दिया गया। इस इंसिडेंट ने सिर्फ एक फ्लाइट का सफ़र नहीं बदला, बल्कि इंडिया की एविएशन सिक्योरिटी का पूरा सिस्टम ही बदल कर रख दिया।